नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट समेत देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए डिजिटल बैंकिंग यूनिट आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ये सेवाएं कागजी, लिखा पढ़ी और अन्य झंझटों से मुक्त होगी। ये डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहले से ज्यादा आसान होगी। गांव में, शहर में, छोटे शहर में पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना और उसमें पारदर्शिता लाना हमारा उद्देश्य है। लोगों का सशक्तिकरण हमारी सरकार का लक्ष्य है। बैंक खुद चलकर गरीब के घर जाएंगे। इसके लिए हमें बैंक और गरीबों के बीच की दूरी कम करनी होगी। डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। और देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। इसके पाठ्यक्रम की किताबें हिंदी में तैयार की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में रिमोट का बटन दबाकर 3 किताबों का विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके मध्य प्रदेश ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें भाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र के भीतर ये जिक्र था। मोदी जी का नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा पूछताछ की जाएगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए भेजा गया है समन। बता दें कि दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में 11 बजे बुलाया गया है पूछताछ के लिए। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर में पूछताछ होगी। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर एक्साइज का 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपया इस तथाकथित घोटाले के अंदर कमा ली। अब तक सीबीआई, ईडी कम से कम 500 अलग अलग जगहों पे छापे मार चुकी है। कम से कम 500 अलग अलग। अब तो बताते भी नहीं है। पहले ब्रेकिंग चलती थी कि छापा मारा, यहां मारा, वहां मारा, यहां मारा। अब तो चुपचाप छापा मार के चुपचाप घर चले जाते हैं, खबर भी नहीं देते। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा। मनीष जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई रही।
सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? कोई पैसा मिला मनीष जी के यहां? नहीं मिला। कोई संपत्ति के कागजात मिले? नहीं मिले। कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिल गए? यहां नहीं, 500 जगह छापा मारा, कहीं तो मिले हो मनीष जी के लिए कुछ? नहीं मिला। मनीष जी का बैंक लॉकर छापा मारा, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष जी के गांव में, उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव तक में छानबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। और टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है। क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम को 55 रनों से हरा दिया है। नामीबिया ने 164 रन का टारगेट दिया था और वहीं श्रीलंका की पूरी टीम 108 रनों पर ही सिमट कर रह गई। नामीबिया के ऑलराउंडर्स ने मैच का पासा पलट दिया। जैन फ्राइलिंग और जे स्मिथ ने 69 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने अहम मौकों पर श्रीलंका की 3 अहम विकेट भी चटकाए। इस जीत के हीरो जैन फ्राइलिंग रहे। उन्होंने बैट और बॉल दोनों से ही परफॉर्म किया। फ्राइलिंग ने पहले तो 44 रनों की पारी खेली, उसके बाद 2 विकेट भी लिए। नामीबिया की ओर से डेविड विसे, बर्नार्ड शॉल्स, बेन शिकोंगो और जैन फ्राइलिंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही नामीबिया ने सुपर 12 में प्रवेश पाने की प्रबल दावेदारी पेश की है। हालांकि उसे अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं। दूसरी ओर इस करारी हार से 2014 की चैंपियन श्रीलंका की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। अगर उसे सुपर 12 में पहुंचना है तो शेष क्वालिफायर मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया और पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। अमेरिका के करीब आने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा झटका दिया। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन बिखराव है। पाकिस्तान की सेना और सरकार में तालमेल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर लगातार उठाए गए कड़े रुख के बाद आया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर भी सवाल उठाए थे और इसे ही पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख में बदलाव की वजह माना जा रहा है। और अब जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया, वो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और कर्नाटक के हासन जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक धर्मस्थल सुब्रमण्य हसनमंडा मंदिर के दर्शन कर घर लौटते समय अरसीकेरे तालुका के गांधीनगर के पास टेम्पो यात्री वाहन के SRTC की बस और KMF दूध वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले 9 लोगों में 4 बच्चे शामिल हैं, वहीं 10 लोग भी घायल हुए हैं। घटना शनिवार रात 11 बजे के करीब की है। मारे गए सभी लोग टेम्पो में सवार थे, जो बस और दूध के टैंकर के बीच कुचला गए। सूत्रों ने कहा कि उनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के सातारा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार एक युवक को टक्कर मारता दिखा, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये उसी सीसीटीवी फुटेज का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार एक युवक को टक्कर मारता हुआ दिखा। ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। और कल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9,000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी।
22 साल बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान, या शशि थरूर के सिर सजेगा ताज? साल 2000 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। 17 अक्टूबर को मतदान है और राजस्थान कांग्रेस कार्यालय भी 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग का गवाह बनने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन वोट करेंगे। कांग्रेस के कुल 30 पीसीसी हैं, 5 केंद्र शासित कमेटियां हैं। देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स करेंगे वोट। राजस्थान में कुल 413 पीसीसी सदस्य डालेंगे वोट। ये सब मिलकर ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डालेंगे। सभी पीसीसी सदस्य वोट डालते हैं। किसी एक उम्मीदवार का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। वोटों को चेयरमैन के आगे गिना जाता है। डेलीगेट्स चुने हुए हैं वो 17 तारीख को 10 बजे से 4 बजे तक पीसीसी में आके अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर्स का जो कार्ड दिया हुआ है, आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड साथ में लेके, या तो उस कार्ड में अगर इनका फ़ोटो या कुछ गलती है नाम में तो उनका जो नाम है उसका गवर्नमेंट का कोई आईडी साथ में रख के वो 10 से 4 बजे तक पीसीसी के मुख्यालय में आके अपना वोट डाल सकते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 200 वोटर्स पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। राजस्थान में कुल 413 वोटर्स हैं, लिहाजा यहां 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 2 पोलिंग बूथ, 200 सदस्यों पर एक पोलिंग बूथ। बैलेट पेपर से 17 अक्टूबर को होगा मतदान। वोटिंग के बाद हर वोटर को लगाई जाएगी अमिट स्याही। प्रत्येक वोटर को एआईसीसी की ओर से जारी आई कार्ड लाना होगा अनिवार्य। प्रत्येक उम्मीदवार के 4 पोलिंग एजेंट बनेंगे। ये एजेंट पीसीसी सदस्य भी हो सकते हैं और अन्य भी। 200 वोट तक एक पोलिंग बूथ रहेगा। ऐसे हमारे यहाँ 413 वोटर्स है तो इसका हिसाब से 2 पोलिंग बूथ बनाने हैं और उम्मीदवार के जो मान्य एजेंट हैं और हमारे जो साथी एआईसीसी से जो सहयोगी आएंगे उनकी बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, और इससे आगे की सारी सूची हमने देख ली है और फोटो आईडी के साथ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव के चेयरमैन की सिग्नेचर वाला जो आईडी है वो आईडी के साथ में हम एक बार वोटर आईडी लिस्ट के साथ मिला के वोटिंग करने के लिए आगे प्रोसेस करवाएंगे। करीब 22 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पीसीसी के सदस्य मतदान करेंगे। इससे पहले सन 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी तो पीसीसी में मतदान हुआ था और अब एक बार फिर से 22 साल बाद कांग्रेस के पीसीसी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान से कौन कौन मतदाता है। अक्टूबर को कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। मल्लिकार्जुन खड़गे को टक्कर देने के लिए मैदान में शशि थरूर हैं। राजस्थान से 413 पीसीसी सदस्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे, जिसमें से 400 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। वहीं 7 सदस्य विधायक दल के कोटे नामित किए गए हैं। साथ ही पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी वोटिंग करेंगे। वर्तमान में 6 पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ही जीवित हैं, ऐसे में वो भी इसमें वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे।
अब जरा नजर डाल लीजिए कि विधायक दल के कोटे से नामित वो कौन 7 सदस्य हैं जो वोटिंग करेंगे। लालचंद कटारिया, महेश जोशी, राजेंद्र यादव, गोविंद मेघवाल, रघु शर्मा, हाकम अली, अमित चाचाण। अब पूर्वी पीसीसी अध्यक्षों की लिस्ट भी जान लीजिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे। नारायण सिंह, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, गिरिजा व्यास, डॉक्टर चंद्रभान। मतदान पूरी तरह से गुप्त रहेगा, वही मतगणना भी इस तरह से की जाएगी कि ये पता नहीं चलेगा कि किस राज्य से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इसके लिए मतगणना से पूर्व सभी राज्यों से आई मतपेटियों को एक साथ खोलकर सभी बैलेट को मिला लिया जाएगा। उसके बाद बंडल बनाकर 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा पूरे हर एक, जैसे आज अभी राजस्थान का वोटिंग पे जो है बैलेट वाला वो खाली किया, दूसरा गुजरात का आएगा, तो सबको सभी स्टेट के को मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद उसकी जो एक तय संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी गड्डियाँ बनेगी और उसके हिसाब से गिनती करेंगे ताकि किसी को पता न चले कि भी किस स्टेट से किसको कितना मत मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 19 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कांग्रेस का नया हुजूर कौन है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और सिरोही के आबू रोड से अब आपको एक खबर बता दें, यहाँ सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी पकड़ी गई है। पुलिस ने शराब से भरी एक कार को पकड़ा है। 13 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक बर्खास्त सैनिक भी शामिल है। तस्करी में सेना की वर्दी का बता दें कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। सिरोही से ये खबर, जहां सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी की गई। पुलिस ने शराब से भरी एक कार को पकड़ा है जिसमें 13 पेटी शराब मिली है। ये शराब बरामद कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों में से एक बर्खास्त सैनिक भी है। और टोंक में जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है। डिग्गी गांव में पाइपलाइन में बता दें कि रिसाव हो रहा है। कल्याण जी महाराज के मंदिर के पीछे रिसाव हुआ है। पाइपलाइन में रिसाव से मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध कल्याण जी महाराज को भी खतरा हो सकता है। बता दें कि विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने हंगामा किया है और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। हमारा ये मकान है, ये जलदाई विभाग की जो पाइपलाइन का जो जल का रिसाव हुआ है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और नुकसान ही नहीं, हमारा पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। और मैं स्वयं एक राजसेवक होने के नाते मैं घर से दूर रहता हूँ। मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं और भविष्य के अंदर किसी प्रकार का कोई जनानी होती है मेरे परिवार को तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। ये मकान लाइन पाइपलाइन से फूट गई, पूरे कच्चा मकान था हमारे, पूरा फूट गया वो मकान पूरा। तो कब से रिसाव चल रहा है इसके अंदर? बहुत टाइम से चल रहा है रिसाव ये। अच्छा। और सारी पक्के मकान भी फट गए। और अब बात बारां जिले की, जहां सोयाबीन की फसल खेतों में काट कर रखी गई थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बेमौसम भारी बारिश के कारण खेतों में रखी फसल अब खराब हो गई है। सोयाबीन के अलावा उड़द और धान की फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। फसलों में हुए नुकसान के चलते किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेहाल किसानों ने अपने मेहनत की फसल को आग के हवाले कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 39वां दिन है। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा इस यात्रा में शामिल हुए हैं। संगन कल्लू से बेनिन कल्लू तक राहुल के साथ वो चले हैं। बता दें कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लांबा से चर्चा भी की है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर ये खुलकर बातचीत की गई।
और झुंझुनू के एक स्कूल के वॉशरूम में एक पत्थर टूट जाने पर एक छात्रा की बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके बाद छात्र डरा सहमा हुआ घर पहुंचा। मामले को लेकर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। वहीं न्यूज 18 ने मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, पर कोई भी संपर्क नहीं हो सका। मैं एसएस मोदी स्कूल में जाता हूँ। जिस टीचर ने मेरे को मारा उसका नाम दीपक कुमार है। फिजिक्स पढ़ाते हैं मुझे। और मतलब मेरे साथ वालों ने टॉयलेट में कुछ तोड़ दिया। मैं मतलब वहाँ खड़ा देख रहा था। बस मैं आके अपना क्लास में बैठ गया। क्लास अटेंड करने के बाद मैं उनको बताने वाला था, उससे पहले उन्होंने मतलब मेरी क्लास में आके ना मेरी बात सुनी, बिना कोई वजह के मुझे मारा। मतलब उठा के मार रहे थे सर। और अब बात बाड़मेर की, जहां ग्रामीण थाना क्षेत्र के मलवा और दूदाबेरी गांव के बीच अज्ञात हमलावरों ने आरटीआई कार्यकर्ता सबल सिंह भाटी पर हमला कर दिया। हमले में सबल सिंह भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। सबल सिंह भाटी को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेकर जिले में नाकाबंदी कराई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। दूदाबेरी के पास मलवा गांव है। मलवा गांव के सरहद में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी पीछे से आई। इनकी गाड़ी की टक्कर मारी। टक्कर मारते ही नीचे उतरे और गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया। 7-8 लोग बताए जा रहे हैं। सबल सिंह को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला, लाठियों से धारियों से ताबड़तोड़ हमला किया। दोनों हाथ और दोनों पैर कई स्थानों से तोड़ दिए गए। खेत में काम कर रहे किसानों ने जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने आकर के छुड़ाया। वो अगर खेत वाले। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।